गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से आपका क्लास ऑनलाइन शुरू हो रहा है। तो आज हम चैप्टर अपना क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस है और चैप्टर नंबर 3 है। जो तीसरा चैप्टर है आपका धातु और अधातु, जिसे हम इंग्लिश में मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि धातु क्या होता है, अधातु को हम कैसे पहचानेंगे और अधातु क्या है, और आधात को कैसे पहचानेंगे और उनके भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है। क्योंकि धातुएं जो है उससे हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि इन धातुओं से ही बहुत से पदार्थ बनते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं धातु, यानी धातु किसे कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने आधुनिक मत के अनुसार बताया कि धातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यानी वैज्ञानिकों ने बताया कि आधुनिक मत यानी इस समय जो अवधारणा चल रही है, उन्होंने यह बताया धातु की परिभाषा कि वे तत्व जो समान अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आप कह सकते हैं कि कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है सोडियम का। यहाँ देखिए सोडियम परमाणु है, लेकिन जब यह किसी पदार्थ से क्रिया करता है तो यह क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यहाँ देखिए हम दिखाया गया है, यहाँ जब वह क्रिया करेगा तो वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेता है? सोडियम आयन बना लेता है, और वह एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम हमारा क्या है? एक धातु है। इसी प्रकार आप मैग्नीशियम को देखते हैं, तो मैग्नीशियम जो होता है यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और इस पर चार्ज किया जाता है 2+। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम भी आपका क्या है? एक धातु है। तो धातु की यह विशेषता यह होती है बच्चों कि वह इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं, वह ग्रहण नहीं करते हैं। जब किसी भी पदार्थ से क्रिया करेंगे वह तो इलेक्ट्रॉन हमेशा त्यागते हैं। तो यह रही धातु की परिभाषा। आप यही बताएंगे कि धातु वे तत्व हैं जो समान अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं कि धातुओं के भौतिक गुण, यानी धातुओं के जो धातु होते हैं उनके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि धातु के भौतिक गुण क्या हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो धातुएं होती हैं उनके जो भौतिक गुण है वह निम्नलिखित है। कह सकते हैं आप कि धातुओं के जो भौतिक गुण है वह बहुत होते हैं। तो आपका नंबर पॉइंट से यहाँ लिखा गया है, तो हम आपको एक एक करके उसको समझा रहे हैं। तो पहला नंबर है आपका धात्विक चमक, यानी आपसे यह कहा जा रहा है कि जितने भी धातुएं होती है उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। आपकी जितने भी धातुएं, मान लीजिए सोना, चांदी, हीरा, कोई भी आप धातु लेंगे तो उसमें जब वह शुद्ध अवस्था में आपका होता है तो उसमें क्या होता है? एक प्रकार की विशेष चमक होती है। कब होगी चमक? उसमें जब धातुएं आपकी क्या शुद्ध अवस्था में रहेंगी तब उसमें आपकी चमक होगी। अन्यथा वह अगर अशुद्ध अवस्था में है, यानी किसी भी पदार्थ से मिले हुए हैं, तब उसमें आपकी कोई भी मान लीजिए चमक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन यार आपके धातु चमक की बात की जा रही है, जब आपका पदार्थ किस अवस्था में होगा? शुद्ध अवस्था में होगा, तब उस पदार्थ में क्या होती है? एक विशेष चमक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि धातुओं का यह एक सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है कि धातु में अगर आपसे पूछा जाएगा भौतिक गुणधर्म धातु के क्या होते हैं, तो आप इस पॉइंट को जरूर लिखेंगे कि धातु का जो धातु होता है वह शुद्ध अवस्था में क्या होता है? बहुत ही चमकीला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट आपसे कहा जा रहा है कि सामान्यतः कठोर होते हैं, यानी आपके जितने भी धातु होते हैं वह क्या होते हैं? बहुत ही कठोर होते हैं। उनको आघात पहुंचा कर उनको तोड़ने में क्या होती है? कठिनाई होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद हैं, जैसे आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और मुलायम हो गया। ये जो तीनों आपके धातु जैसा व्यवहार करते हैं, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। लेकिन बच्चों आपको ध्यान देना है कि ये अपवाद है, यह तीनों आपके क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। इनको हम चाकू से काट सकते हैं।
ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं। इनको समानांतर मिट्टी के केरोसिन के तेल में या मिट्टी के तेल में कह सकते हैं रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मरकरी के अलावा सभी ठोस है, यानी आपके जो जितने भी कठोर हैं, जितने भी आपकी धातुएं होते हैं वह लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और एक यहाँ आपका मरकरी होता है जो आपको द्रव की अवस्था में पाया जाता है, यह भी आपका एक अपवाद है। और बाकी जितने भी आपके ठोस हैं धातु हैं वह किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ देखिए जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है वह क्या होते हैं? मुलायम। यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि धातु के कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मुलायम होते हैं। तो आपको याद रखना है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये बहुत ही मुलायम होते हैं और इनको हम क्या करते हैं? चाकू से काट सकते हैं। अब चलिए तीसरा आपका होता है आघातवर्धनीयता। तीसरा पॉइंट है आघातवर्धनीयता। तो आघातवर्धनीयता क्या होता है बच्चे? हम आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ धातुएं जो होती है उनको पीट कर उसमें क्या हमको चादर के रूप में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जा सकता है। तो इनको इसी रूप में या इनके इसी गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता कहते हैं। इसका मतलब यह होता है जब हम किसी भी धातु पे आघात पहुंचाते हैं तो वह ब्रेक नहीं होते, मतलब वह टूटते नहीं हैं, बल्कि उनके क्षेत्रफल में क्या होता है? वृद्धि होता है। और इसी गुण को क्या कहा जाता है? आघातवर्धनीयता कहा जाता है। मतलब उनके ऊपर अगर हम आघात पहुंचाते हैं तो उनके क्षेत्रफल में क्या होता है? वृद्धि होता है, बल्कि वह टूटता नहीं है। यह किसकी प्रॉपर्टी है? धातु की प्रॉपर्टी है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है आपका तन्यता। सॉरी, फोर्थ नंबर पॉइंट है आपका तन्यता, यानी आपके जो धातु होते हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है उनको पीट कर हम एक चादर के रूप में या एक तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर देखिए आपका पांचवा पॉइंट जो है कहा जा रहा है कि ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक। यानी आप कह सकते हैं कि आपकी जो धातुएं होती हैं वह ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जो पंखे होते हैं उनमें जो हम वायर लगाते हैं तो आप कॉपर का लगवाते हैं या सोने का लगवाते हैं, क्योंकि ये सब धातु होते हैं, इनमें करंट का प्रवाह जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए हम इसमें जो तार लगाया जाता है उसको किसका लगवाते हैं? चाहे तो कॉपर का लगवाते हैं या तो हम सोने का लगवाते हैं, क्योंकि इन सब किस तरह व्यवहार करते हैं? धातु की तरह व्यवहार करते हैं। और धातु जो होते हैं वह क्या होते हैं? ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होते हैं। तो इसका मतलब सुचालक का मतलब यह होता है जिसमें ऊष्मा तथा विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सुचालक वस्तुएं क्या होती हैं तो आप यही बताएंगे वे वस्तुएं जिसमें ऊष्मा तथा विद्युत का प्रवाह किया जाता है या हो सकता है, वे वस्तुएं क्या कहलाती है? सुचालक वस्तुएं कहलाती है। और जो जिसमें ऊष्मा तथा विद्युत का प्रवाह नहीं किया जा सकता है उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? कुचालक कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके धातु होते हैं यानी जितने भी धातु होते हैं उनमें ऊष्मा तथा विद्युत की वह क्या होते हैं? ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ आपका अपवाद में लिखा गया एक पीवी है यानी लेड जिसे कहते हैं, और दूसरा आपका है मरकरी जिसका सूत्र होता है Hg और लेड का होता है पीवी। तो इसको आपको याद रखना है। यह जो है विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं किया जा सकता। या कह सकते हैं कि इसमें जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो कम मात्रा में होता होगा, इसलिए आपको यह याद रखना है। यही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बच्चों आपसे एक प्रश्न यहाँ बन सकता है कि आप बताइए कि वे कौन से तत्व हैं जो धातु होते हुए भी कुचालक का कार्य करते हैं। तो आपको याद रखना है वह क्या होता है? लेड होता है और मरकरी जो एक धातु है लेकिन यह क्या करता है? विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपका है सोनेरस। इसका मतलब होता है ध्वनिक, यानी जो धातु होते हैं अगर उस पर हम आघात पहुंचाते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है और यह धातुओं में ही केवल होता है। अधातुओं में ऐसा गुण आपका नहीं पाया जाता है। आप देखते हैं कि आपके स्कूल की जो बेल होती है वह किसका बनाया जाता है?
एक धातु का ही बना होता है, जिसे हम क्या करते हैं, जिस पे आघात पहुंचाते हैं तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि बहुत तेजी से निकलती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं उसमें क्या होता है, एक विशेष ध्वनि होती है। और यह धातुओं का एक गुण भी होता है कि धातु जितने भी होंगे उसमें क्या होता है, धात्विक ध्वनि होता है। अब फिर देखिए लास्ट पॉइंट है आपका 7वां नंबर, गलनांक। तो गलनांक मतलब होता है गलना, यानी वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी पदार्थ गलता है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो गलनांक जो आपका होता है धातुओं का, वह क्या होता है, उच्च होता है, उच्च ताप। यानी आप किसी धातु को गलाना चाहते हैं, उसके स्टेटस की अवस्था में आप परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह आपका क्या होता है, वहाँ आपको जो ताप देना होगा वह कैसा देना होगा, उच्च देना होगा, तभी आपका उसके स्टेटस की अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो आपको बच्चों याद रखना है कि धातुओं का जो गलनांक होता है वह क्या होता है, उच्च होता है। तो आपको बच्चों धातुओं की भौतिक गुण पूछा जाए तो इन बातों को याद रखना है कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, कि धातुओं में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। सेकंड पॉइंट है समांतर कठोर, यानी आप कह सकते हैं कि आपकी जितने भी धातुएं होते हैं वे क्या होते हैं, कठोर होते हैं। और तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया आघात वर्धनीयता, यानी जो धातु होते हैं वह क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। यानी अगर आप उस पर आघात पहुंचाते हैं तो वह टूटते नहीं है, बल्कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, वृद्धि होता है। फिर हमने आपको बताया कि तन्यता मतलब होता है तार खींचे जाना। तो आपको पता होगा कि एक केजी यदि आपके पास धातु है कोई, उससे तो हम 2 किलोमीटर 1 kg अगर आपके पास कोई धातु है तो उससे हम लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं। 1 किलोमीटर आपके पास अगर कोई 1 किलोग्राम अगर आपके पास कोई धातु है तो उससे हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो जो धातुएं होते हैं उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। और 5वां पॉइंट आपसे बताया गया कि धातुएं विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती हैं। इससे कहने का मतलब है क्या, इसमें हम विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं। और तीसरा हमने 6वां नंबर आपको बताया कि ध्वनि, यानी धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। और 7वां नंबर है आपका गलनांक, यानी आप कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो अब हम चलते हैं बच्चों आधात के बारे में। आधात क्या होता है उनके बारे में जानेंगे, और आधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि आधात किसे कहते हैं। तो हमने जाना कि धातु के बारे में कि धातु किसे कहते हैं। एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करते हैं कि धातु वे पदार्थ होते हैं जो समान क्रियाओं में एक या एक से इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आधात। तो आधुनिक जो मत अनुसार है, वैज्ञानिक का जो मत अनुसार उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि आधात क्या होना चाहिए। तो इसके आधार पर क्या है, आधात वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। यानी आप कहेंगे कि आधात वे तत्व होते हैं जो सामान्य क्रियाओं में क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जब कोई भी तत्व आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, आधात कहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन का वह त्याग करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। तो जैसे आप देखिए कहा गया है कार्बन, कार्बन आपका क्या है, एक अधातु है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, आपके धातुएं हैं। इनकी जब क्रिया होती है तो दूसरे पदार्थ से जब क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आधात कहा जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपका एक क्लोरीन परमाणु है, अब यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसमें क्या, क्लोरीन आयन, या इसी को हम कह सकते हैं क्लोरीन ऋण आयन, क्योंकि इसमें क्या जो आपका चार्ज लगा हुआ है वह क्या है, ऋणात्मक है। जिसे हम क्लोरीन ऋणायन भी बोल सकते हैं। तो बच्चों आपको यह बात ध्यान रखना है कि जो आपके धातुएं होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जबकि धातुएं जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब आते हैं हम धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं।
इसके बाद हम आएंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे कि धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं और अधातु के। तो हम आते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में देखते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो हमने जाना कि जो धातुओं के भौतिक गुणधर्म जो होते हैं उनका टोटल वह उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। जिससे हमने आपको पहला पॉइंट बताया था कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन आपका जो अधातु होता है इनका यह पहला पॉइंट है, इनका पहला गुणधर्म है कि अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। यानी आपके जो अधातु होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती है। यह अधातु का एक गुणधर्म है। तो दूसरा देखते हैं बच्चों, कहा जाए समांतर ठोस तथा गैस। आपका जो ब्रोमीन है या द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो अधातुएं होती हैं वह किस अवस्था में, ठोस तथा द्रव या गैस, यानी ठोस ज्यादा तत्व ठोस और गैस अवस्था में ही पाई जाती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आपके जितने भी गैस हैं वह क्या है, सॉरी जो आपके धातुएं हैं वह किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन किसको, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। और आपका तीसरा पॉइंट है अघात वर्धनीयता का गुण इसमें नहीं पाया जाता। यानी आपके जो अधातु होते हैं इसमें कहा जा रहा है जो कि अघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। इसका कहने का मतलब यह है कि जब हम उस पर आघात पहुंचाते हैं तो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, यानी ब्रेक कर जाते हैं। जब उसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई धातु है तो उसमें हम आघात पहुंचाना चाहते हो, उसमें हम सोचते हैं कि उसमें उसके पृष्ठीय क्षेत्र में फैलाव हो। अगर इस पर हम आघात पहुंचाते हैं तो उसके क्षेत्र में फैलाव नहीं होता है, बल्कि वह क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। यह अधातुओं का क्या है, गुणधर्म है। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर बताया जा रहा है कि तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है। तो कहाँ से तन्यता का गुण पाया जाएगा, जब यहाँ पे देखते हैं कि आपको जिसपे हम आघात पहुंचाते हैं तो ब्रेक कर जा रहा है, तो उसमें तन्यता का भी गुण नहीं पाया जा सकता है। आप सीधी सी बात को कह सकते हैं। फिर पांचवा नंबर बच्चों, जो अधातुएं होती हैं वह क्या होते हैं, उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, उचालक होते हैं। यानी आपके पास अगर कोई अधातु है और उसमें आप उष्मा यानी विद्युत करंट प्रवाहित करना चाहते हैं तो आप उसमें करंट प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे क्या होते हैं, विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। और आपसे छठवां पॉइंट देखिए, कहा जा रहा है ध्वनि। यानी आपने जाना कि धातु जो होती है उसमें क्या होती है, विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जो उसमें हम क्या करते हैं, आघात पहुंचाते हैं। लेकिन जो आपके अधातु होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं निकलती है जब उस पर हम क्या कर सकते हैं, आघात पहुंचाते हैं। उसके बाद बच्चों आपका सातवां नंबर है गलनांक। यानी आपका जो गलनांक होता है, गलने की प्रक्रिया होती है अधातुओं की, वह क्या होती है, बहुत ही कम ताप की। यानी वह क्या होते हैं, एक स्टेट से अपने अवस्था को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अधातुओं का जो गलनांक होता है वह क्या होता है, बहुत ही कम होता है धातुओं की अपेक्षा। तो बच्चों यह है आपके अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो क्या है पहला नंबर, फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं कि जो आपके अधातुओं में कोई भी विशेष चमक नहीं पाई जाती है। सेकंड पॉइंट है कि धातुएं जो होती हैं वह समांतर ठोस तथा गैस अवस्था में ज्यादातर पाई जाती हैं। फिर तीसरा पॉइंट है आघात वर्धनीयता। यानी धातुएं जो होती है उसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। फोर्थ नंबर है तन्यता, यानी इसमें तन्यता का भी गुण नहीं पाया जाता है। पांचवा नंबर है, आप कह सकते हैं कि अधातुएं जो होती हैं वह विद्युत तथा उष्मा के क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। और छठवां नंबर आप कहेंगे, 6 नंबर, कि उसमें कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। जब उस पर हम क्या करते हैं, उसको हम पीटते हैं या उस पर आघात पहुंचाते हैं तो जो अधातुएं होती हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं निकलती है। और आपका सातवां नंबर है गलनांक। तो आप उसमें कह देंगे कि अधातुओं का जो गलनांक होता है वह क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो बच्चों इस तरह से यदि आपसे आपके एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, तो आप इनके भौतिक गुणधर्म को लिख करके आप बता सकते हैं कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। इसी को हम अधातु और अधातु का अंतर भी कह सकते
है। तो चलिए अब आपने जाना कि धातु क्या होता है, धातु की परिभाषा आपने सीखा। उसके बाद अधातु के भौतिक गुणधर्म, अधातु की परिभाषा के बारे में हमने जाना। अब चलते हैं हम अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, यानी धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में जाना। और हम चलते हैं रासायनिक गुण, धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है धातुओं का दहन, वायु में दहन। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम वायु में धातु को जलाते हैं तो क्या होता है, मतलब क्या क्रिया होती है। तो आप देखिए बच्चों, जब हम धातु की क्रिया जब हम वायु से करवाते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हम जलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, इसका ऑक्साइड बनता है। यानी जो धातु होता है उसी का क्या बनता है बच्चों, ऑक्साइड बनता है। तो बच्चों देखिए, जब धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से, तो आपका क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनता है, धातु ऑक्साइड। लगभग सभी धातुएं, यानी जितने भी आपके धातु प्रकृति में पाई जाती हैं, वे सभी धातु अगर ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती है, धातु के ऑक्साइड बनाती है। तो चलिए जिसे हम देखते हैं, आप ऐसे कॉपर होता है, कॉपर एक क्या धातु है, और जब यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यह क्या बनाता है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, यानी CuO। यह क्या है, कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 2, यहाँ पे कॉपर 2 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 लगाएंगे। बैलेंस करने का जो नियम होता है वह आप नाक में पढ़े। तो इस प्रकार से आपने जाना कि जो धातुएं होती हैं, अगर इसमें वायु में हम इसको जलाते हैं या वायु से क्रिया करते हैं तो वायु में क्रिया करके वह क्या बनाती हैं, उस धातु का क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब आपसे कोई पूछे कि यानी जब धातु जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या होता है, तो आप बता देंगे कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यह आपका कॉपर जो है ऑक्सीजन से क्रिया किया तो आपका क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए आपका एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम भी आपका क्या एक धातु है, और यह जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो आपका बनाता है Al2O3, यानी क्या बनता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये किसका सूत्र है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और यहाँ देखिए आपका बैलेंस नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो अगर बच्चों यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं तो यहाँ 2 दूना 4 एल्युमिनियम और 2 दूना 6 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और तो यहाँ हम क्या लगा देंगे 3, तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन बराबर और 2 दूना 6 एल्युमिनियम बराबर। तो आप समीकरण को बैलेंस करना या बराबर करना तो आपको 9th में ही पढ़ाया गया था। तो इस प्रकार से बच्चों आपको याद रखना है कि जब आपकी धातुएं वायु से क्रिया करती है तो क्या बनाती हैं, उस धातु का ऑक्साइड बनाती है। तो चलिए अब आते हैं हम दूसरा पॉइंट, यानी धातुओं की हमने जाना कि वायु में देखते हैं धातुओं का जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है धातुओं का जल के साथ क्रिया। यानी धातु जो है जब जल से क्रिया करती है तो क्या बनाती है। दूसरा पॉइंट होगा धातु की जल से अभिक्रिया। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जब धातुएं जल से क्रिया करते हैं तो धातु का ऑक्साइड बनाती हैं और क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यानी आप लिख सकते हैं कि जो देखिए जिससे मान लीजिए हमने क्या बताया कि धातु जो है किससे क्रिया करेगा, मान लीजिए अगर जल से क्रिया करता है तो आपका क्या बनेगा बच्चों, धातु का ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन।
यानी हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपका पोटेशियम है, जब पोटेशियम की क्रिया हम किससे करवाते हैं, जल से करवाते हैं। तो देखिए पोटेशियम हमारा क्या एक धातु है, और जल जब यह क्रिया करता है तो आपका बनता है धातु का ऑक्साइड यानी KOH, और क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस। ये इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर पोटेशियम धातु है, पोटेशियम है, और ये आपका तो बच्चों आपको याद रखना है कि जब आपकी जो धातुएं होती हैं वह जल से क्रिया करती हैं तो क्या बनाते हैं, धातु का ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट आता है धातुओं की अम्ल से क्रिया, यानी जो अम्ल होता है आपका, आप इसके पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है, उसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं धातुओं की अम्ल से अपक्रिया। तो बच्चों देखिए जो धातु होते हैं वह जब अम्ल से अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। आप इसके पहले ही चैप्टर में जब पढ़े होंगे आपको बताया गया होगा वहाँ की जो आपके धातु होते हैं वह अम्ल से अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसको आपको इसके पहले क्लास में भी पढ़ाया गया होगा। चलिए हम बताते हैं आपको, यानी जब कोई भी धातु है, मान लीजिए हम मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम आपका क्या है, एक धातु है, और जब यह H2SO4 यानी तनु रहेगा, इसका विलयन जो होगा तनु, यानी विलयन आपका क्या होगा, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन सल्फेट है वह गाढ़ा होगा। तब जब इसकी अपक्रिया हम किससे कराएंगे, मैग्नीशियम से करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम हमारा क्या एक धातु है और यह आपका अम्ल है, परबल अम्ल है। आपको बताया गया होगा कि कौन सा अम्ल परबल होता है, कौन सा दुर्बल होता है, उसकी हम कैसे पहचान करते हैं। इस सब चीज़ों, इन सब बातों को आपको इसके पिछले ही चैप्टर में बताया होगा। तो हमको यहाँ पढ़ना है धातु की अम्ल से अपक्रिया। तो हम देखते हैं कि हमारा मैग्नीशियम धातु है और यहाँ पे हम लिए एक अम्ल यानी जो है H2SO4, और H2SO4 जो है आपका एक क्या है, परबल अम्ल है। तो देखिए जब H2SO4 जब मैग्नीशियम के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे आपका लवण बनेगा क्या, MgSO4, यानी क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ, और यह हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यह आपका जो साइन लगाया गया है, यह एरो बना हुआ है, इसका यह संकेत होता है कि यह आपका कोई भी पदार्थ है वह गैस की अवस्था में निकल रहा है। इसी प्रकार आपका देखिए जिंक है, क्या जिंक जो HCl के साथ क्रिया करता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। यह आपका क्या है, एक अम्ल है, इसको हम कैसा लेंगे, तनु लेंगे, और यह आपका जिंक है। और जब आप जानते हैं कि जब जिंक HCl से क्रिया करता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो आपका क्या बनता है, ZnCl2 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखिए अगर पहले क्रिया में हम देखते हैं तो यहाँ मैग्नीशियम यानी बैलेंस क्रिया है, क्योंकि मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक हाइड्रोजन 2 परमाणु, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 परमाणु है, और यह एक है तो यह यहाँ भी एक है। यहाँ ऑक्सीजन के 4 परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, लेकिन आपका यहाँ पर कहेंगे कि आपका क्रिया क्या है, बैलेंस है। लेकिन अगर हम यहाँ जिंक की क्रिया जब क्लोरीन के साथ देखते हैं तो यह क्रिया आपका बैलेंस नहीं है। आप जितने भी क्रिया को लिखेंगे, आप जितने भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे आप बैलेंस करके लिखेंगे, अंततः आप उस पर एग्जामिनर जो होते हैं उसका मार्क्स भी काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए जिंक कितना आपका एक ही परमाणु है, यहाँ पे जिंक एक, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितना 2, और यहाँ पे आपका क्लोरीन कितना है 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे 2,
यानी 2 हाइड्रोजन दोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपका है, तो इस प्रकार से आपका समीकरण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से जाने आप धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, यानी जो धातुएं होती है या क्या करती है, अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है, लवण और जल बनाती है। तो बस आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके आगे पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।